अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है अपने यूट्यूब के चैनल के टाइटल में मैंने बताया है कि हम एक ही वीडियो में 12 टेंसेस जो हैं वो कैसे समझते हैं। ये मेरा पहला लेक्चर है और इंशाल्लाह इसके साथ जो है वो स्टेप बाय स्टेप बेसिकली समझने के मेरा एक ग्रामर का कोर्स शुरू हुआ है वीडियो चैनल पे, और इस ग्रामर को लेकर स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे और कॉम्प्लिकेशन की तरफ आते जाएंगे। सारी ग्रामर जो है इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम बात करते हैं, आज हम जो पढ़ने लगे हैं, इस वीडियो में पढ़ने लगे हैं वो हैं टेंसेस। और टेंसेस को कैसे जो है वो लेके चलना है। एक ही वीडियो में हम 12 टेंसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह ये मेथड आपको बिल्कुल नया लगेगा, एक नया मेथड होगा। आपने इस मेथड में टेंसेस को बहुत ही कम पढ़ा होगा। असल में मैंने ये फील किया है कि जो ख़ास तौर पर जो बिगनर्स हैं, नाइन्थ के स्टूडेंट, मैट्रिक के स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, उनको बार बार टीचर्स टेंसेस पढ़ा रहे हैं। बार बार हर क्लास में पांचवी चौथी छठी क्लास से शुरू हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं अपनी आर्ट्स की क्लासेस में, आप यकीन करें मास्टर्स लेवल को भी मैं जब एक टास्क लिखाता हूँ, राइटिंग टास्क, तो उसमें भी वो टेंसेस की मिस्टेक कर रहे होते हैं। अब अगर उनको टेंसेस पढ़ाए जाएँ तो वो जो है वो बड़ी शेम फील करते हैं कि यार ये क्या, हमें ये मेथड है, बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टेक भी वो यही करते हैं। तो ये मैं ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर हैं। नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे जो बिल्कुल अभी टेंसेस के, जिनको कॉन्सेप्ट, या इससे छोटी क्लासेस के भी हो सकते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते और क्लियर नहीं है। तो मैंने ये फ़ील करने के बाद इस चीज़ की ज़रूरत महसूस किया, कह लें कि ये मेरे ग्रामर कोर्स का ये सबसे बेसिक लेसन है जो छोटे बच्चों के लिए है। लिहाजा मेरा याद रखना है कि मेरी टर्म्स, मेथडोलॉजी, मेरा वर्ड, मेरी टीचिंग स्टाइल बिल्कुल उनके लेवल का, बच्चों के लेवल का है, ना कि बड़ों के हाई क्लासेस के लिए, लोगों के लिए है। हाँ, अगर कोई हाई क्लासेस के स्टूडेंट्स जो है वो बेनिफिट लेना चाहते हैं, दे आर आल्सो मोस्ट वेलकम। लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ छोटे बच्चे हैं, जिनको मैं बड़े ही सिंपल टर्मिनोलॉजी के साथ उर्दू में वर्ड यूज़ करते हुए समझाऊंगा, जो बड़े आराम से सुकून से सबको समझाने आ सकेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने याद रखना है, ये वाला याद रखना है कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं भूलना। बेसिक स्ट्रक्चर में हमेशा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद अभी एक फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस लेते हैं, ही प्लेज फुटबॉल, तो इसमें हम देखते हैं कि ही जो है वो सब्जेक्ट है, प्लेज जो है वो वर्ब है, और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट वो जो होता है काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब एक्शन जो होता है, जो काम हो रहा होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस जिस पर काम किया जाता है, यानी जिस पर एक्शन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम मिस नहीं कर सकते, कि ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट भी हो। एक सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए जो है वो सब्जेक्ट और प्ले का, वर्ब का होना ही बहुत होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ ही प्लेज, दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। अब इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है और प्लेज जो है वो वर्ब है, हालांकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। एक तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया सेंटेंस का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप जो है वो हमने जो याद रखना है, वो जो मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, वो आपने इस तरतीब से फिलहाल एक ही मिनट के अंदर 12 टेंसेस की फॉर्म का मसला सॉल्व, 12 टेंसेस के नाम का मसला याद सॉल्व करना है कि 12 टेंसेस के नाम कैसे याद रखने हैं। नाम याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। और वो मेथड क्या है डी, आप इस तरतीब को मत भूलिएगा। यानी ये वर्ड याद रट्टा लगा लें आप इनको। पहला नंबर पे आ गया सिंपल यानी इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं दोबारा बोलता हूं, तरतीब याद रखनी है। यानी फर्स्ट टेंस कौन सा हुआ, सिंपल या इंडेफिनिट। सेकंड कौन सा हुआ, कंटिन्यूस। थर्ड कौन सा हुआ, परफेक्ट। और चौथा कौन सा हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगर हम प्रेजेंट की चारों टेंसेस के नाम देखना चाहें तो हम इन सब के साथ प्रेजेंट लगा देंगे। पास्ट का देखना चाहें तो इनके साथ हम पास्ट लगा देंगे। फ्यूचर के देखना चाहें तो हम इनके साथ फ्यूचर लगा देंगे। यानी अब आप इस तरतीब से आप 12 टेंसेस के नाम याद रख सकते हैं। बस एग्जांपल देते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं प्रेजेंट के टेंसेस की नाम देखना चाहूँ तो मैं ये बन जाएंगे प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरतीब से आप याद रख लेंगे। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए याद रखना बहुत आसान है। फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस।
इस तरतीब से आप 12 टेंसेस के नाम जो है वो बड़े आराम से याद रख लेंगे। ठीक हो गया। चूँकि मैंने इस तरतीब को, इस अरेंजमेंट को आगे मेथडोलॉजी में यूज़ करना है, इसलिए मैं दोबारा बोलूँगा कि इनको याद रखना है, इनके टेंसेस के नाम को आपने नहीं भूलना। मिसाल के तौर पर फर्स्ट में बोलता हूँ तो कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट। सेकंड बोलता हूँ तो कौन सा बनता है? कंटिन्यूस। थर्ड में बोल दूँ तो कौन सा बनता है? परफेक्ट। फोर्थ का बोलूँ तो कौन सा बनता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक हो गया, याद रखना है आपने। अब हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं और वो अगला स्टेप है हमारा, वो है जी कंटिन्यूस टेंसेस। ठीक है। अच्छा, अब कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में आप याद रखना ये है कि बेसिकली ये मेन एक ही टेंस होता है जिसको हम कंटिन्यूस टेंस के बोलते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। अब चूंकि इसमें टाइम के हिसाब से चेंज आ जाता है और चेंज में आ जाता है, एक प्रेजेंट आ जाता है, पास्ट आ जाता है, फ्यूचर आ जाता है, और जब हम सीख रहे होते हैं तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि सबसे पहले हमें पढ़ाया जाता है इंडेफिनिट टेंस, फिर कंटिन्यूस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस, और इस तरीके से रिजल्ट क्या निकलता है कि जब हम आगे पढ़ रहे होते हैं तो पीछे वाले भूल चुके होते हैं। तो आज आप नया मेथड पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मेरा दावा है कि अगर आप इस ध्यान को, वीडियो को देखें, समझें, तो फिर आप कभी भी किसी में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमने तरतीब इस तरह रखनी है कि ना कि इंडेफिनेट से स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम लोग जो है कंटिन्यूस टेंसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब कंटिन्यूस टेंसेस जो होते हैं वो 3 किस्म के, ज़ाहिर बात है आपको भी पता होगा। पहले नंबर पे तो प्रेजेंट आ जाता है, फिर पास्ट आ जाता है और फिर फ्यूचर आ जाता है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं, वो ये है कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें ना, तो सबसे पहले हम उर्दू का सेंटेंस देखते हैं कि वो उर्दू का सेंटेंस किस तरह का बनता है। मसलन वो इस तरह बनता है, वो खेल रहा है, यानी कंटिन्यू भी है और अभी काम ये हो रहा है। अब अगर मैं इसी को पास्ट की बात करूं कि तो वो क्या बन जाएगा? वो खेल रहा था, यानी पास्ट के सेंस में बन जाएगा। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो वो बन जाएगा वो खेल रहा होगा। ये स्टूडेंट्स बड़े ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि बड़े आराम से, सुकून से बात को आप समझ सकें और सादे लफ्ज़ों में बात समझ सकें। ठीक है। मैं कोई भी मुश्किल टर्म, कोई भी मुश्किल इंग्लिश मैं यूज़ नहीं कर रहा। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ना मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि ताकि मेरा हर वो बच्चा, हर वो स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगनर है, जो अभी लर्न कर रहा है, उसको ये कॉन्सेप्ट सही तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों, ये हो गया कंटिन्यूस टेंसेस में कि 3 सेंटेंसेस किस तरह बन जाएंगे। वो खेल रहा है, वो खेल रहा था और वो खेल रहा होगा। अब अगला स्टेप जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि इन तमाम टेंसेस के कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब्स तो होते हैं। बस ये रटेल वाली बात है, बस इसको आपने याद रख लेना है कि इनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, आर, एम। और अगर मैं पास्ट की बात करूं तो उसमें आ जाएगा वाज और वर। फ्यूचर की बात करूं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे विल बी और शैल बी। ठीक होगी बात, विल बी और शैल बी। अब अगर हम इसको आगे लेके चलेंगे तो अगला स्टेप एक ही रह गया हमारा सीखने वाला, वो है वर्ब, कि इनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, बजाय इसके कि आप हर टेंस की अलग अलग याद रखो, मैं आपको एक ही फार्मूला समझाने लगा हूँ। और वो फार्मूला जो है वो ये समझ लें कि ये फार्मूला है हमारा, कि जिसमें हम ये देखते हैं, इस फार्मूले को आपने बोलना नहीं है, ये फार्मूला याद रख लें। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा ये फार्मूला क्या है। और ये वो फार्मूला है जिसके मुताबिक ये होता है कि एवरी थर्ड टेंस टेक्स द थर्ड फॉर्म। आराम से, सुकून से समझने वाली बात है, यानी हर थर्ड टेंस थर्ड फॉर्म लेता है। दोबारा मैं बोलता हूं, हर थर्ड टेंस थर्ड फॉर्म लेता है। और एक तो ये बात हो गई, यानी थर्ड फॉर्म का मसला ही सॉल्व हो गया। थर्ड फॉर्म किसी और टेंस में यूज होती नहीं है। तो किन में यूज होती है? सिर्फ थर्ड टेंसेस में। और थर्ड टेंसेस कौन से? परफेक्ट वाले टेंसेस। ठीक होगी बात। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास ये सिंपल एंड डेफिनेट वाला, कंटिन्यूस वाला और परफेक्ट वाला। तो ये परफेक्ट वाले जो है ये थर्ड टेंसेस हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अब अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से कि ये परफेक्ट थर्ड फॉर्म किस किस में यूज़ होगी, तो आप ये बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में।
एक बात होगी। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो है कि नहीं सेकंड फॉर्म किस में लगती है, और इसके लिए याद रखना है ओनली पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस टेक्स द सेकंड फॉर्म। सिर्फ एक ही टेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है और वो है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक होगी बात। वो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में वो भी पॉजिटिव में, यानी जब हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वो फिर फर्स्ट हो जाती है। कंडीशन ये है कि वो पॉजिटिव होगा। जिस तरह ही वेंट टू लाहौर, ही वेंट टू लाहौर, तो इट मीन्स कि हमारा सेकंड फॉर्म जो है वो बन जाती है इस टेंस में, ही वेंट आ गया गो की बजाय। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे चार टेंसेस की फॉर्म का चार टेंसेस की फॉर्म का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी परफेक्ट वाले थर्ड फॉर्म लेते हैं, पास्ट डेफिनेट सेकंड फॉर्म लेता है। इसके अलावा बाकी जो 8 टेंसेज होते हैं, ऑल द रिमेनिंग टेंसेज टेक द फर्स्ट फॉर्म। बाकी 8 टेंसेज में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है अब हम देखते हैं, इसमें चलते हैं वापस पिछले अपने लेसन की तरफ आते हैं। और अब आप देखें लेसन में क्या कहता है कि अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ब की, तो अब आप देखें इसमें चूंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंसेज हैं, ये थर्ड फॉर्म वाले तो हैं ही नहीं, पास्ट डेफिनेट भी तो है नहीं, तो इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब। और साथ आईएनजी याद कैसे रहेगा कि मेरी आईएनजी साथ लगाना है? तो इसके लिए आसान सी बात याद रख लें कि जब टेंसेस के नाम में कंटिन्यूस टेंसेस आ जाए और उर्दू में कोई कंटिन्यूटी शो हो जाए, रहा वगैरह, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आईएनजी लगाना है कंटिन्यूटी शो करने के लिए, आईएनजी। तो दैट इज कैन बी कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। और ये मानिएगा फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको आगे लेके जाते हैं तो कैसे बनता है? नहीं, अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। नेगेटिव बन जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग। अच्छा, नेगेटिव बनाने का और इंट्रोगेटिव बनाने का भी अभी तरीका समझ लें ताकि बाद में आपके लिए कन्फ्यूजन ना बने। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव बनाने का तरीका ये होता है कि एक ही मेथड तमाम टेंसेस के बारे में समझ लें ताकि कोई मुश्किल पड़े ही ना आपको। और वो तरीका ये है कि हर टेंस का कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो ज़रूर होता है। ठीक है। और जो मेन वर्ड होता है ना, मेन वर्ड यानी फर्स्ट वाला, उसको हम कंसीडर करते हैं। जिनमें एक ही वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है उसकी तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं उसमें हम पहले मेन वर्ड को कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पर ही इज़ नॉट प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो ये इज़ जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब है इसको स्टार्ट में लगा लेंगे और सब्जेक्ट को बाद में लगा लेंगे, तो मान लीजिएगा इज़ ही प्लेइंग, इज़ ही प्लेइंग। और अगर हम ये लगाते हैं, हम फर्स्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा के, और अगर हम दोनों चीज़ें लाना चाहें, दोनों करेक्टरिस्टिक करने, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों, क्या वो नहीं खेल रहा है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए इज लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, तो बन जाएगा सेंटेंस इज ही नॉट प्लेइंग। अब सेम कॉपी इसमें भी समझ लें। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग। और इंट्रोगेटिव बन जाएगा वॉज ही प्लेइंग। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा? वॉज ही नॉट प्लेइंग। इफ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूस, तो आप इसमें ज़रा देख लें, ही विल बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग। बस ख्याल इस बात का रखना है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड पे डिपेंड कर रहा है, विल और बी, तो हमने विल को कंसीडर करना है, इसके बाद नॉट लगाना है, और इंट्रोगेटिव बनाते हुए विल को स्टार्ट में लगाना है, बाकी बी अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक होगी जी स्टूडेंट। ये थी पिक्चर सारे कंटिन्यूस टेंसेस की। अब हम बात करते हैं थर्ड टेंसेस। थर्ड वाले जो टेंसेस हैं वो हैं परफेक्ट टेंसेस। अच्छा, अब परफेक्ट टेंसेस वाले मेथड को ज़रा समझेंगे हम। ठीक है जी, परफेक्ट वाले टेंसेस के मेथड। अच्छा, अब इसमें ज़रा देखेंगे जी कैसे परफेक्ट टेंसेस में क्या आ जाता है। उसी तरह हम परफेक्ट टेंसेस की हेडिंग लेंगे और इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। अब हम पहले समझ लेते हैं कि परफेक्ट टेंसेस होते क्या हैं। परफेक्ट का टेंसेस वो होते हैं जिसमें काम की, किसी भी वर्क की कंप्लीशन बताई जाती है, काम कंप्लीट हो चुका होता है, वो खेल चुका है। वो खेल नहीं रहा, वो खेल चुका है, काम कंप्लीट कर चुका है। पास्ट की बात करें तो वो आ जाएगा वो पहले ही खेल चुका था।
और फ्यूचर की बात करें तो वो बनेगा वो खेल चुका होगा, वो खेल चुका होगा। परफेक्ट, तीनों में परफेक्ट शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब अगर हम इनकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब याद रखने पड़ेंगे हमें। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, एक हैज़ आ जाता है और एक हैव आ जाता है। ठीक हो गया। अब याद रखना है इस बात को कि हैज़ जो होता है वो ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और हैव जो होता है वो आई के साथ या दे और वी, यू वगैरह के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। अगर हम हैड की बात करें तो हैड जो होता है वो ये बड़ा आसान होता है, सब के साथ हैड यूज़ होता है। और इसी तरह इसका हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर का बन जाएगा विल हैव और शैल हैव। ठीक होगी बात जी, विल हैव और शैल हैव। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो याद रखना है, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये कितने नंबर के आने वाले टेंसेज हैं, परफेक्ट थर्ड नंबर आने वाले। ठीक है, यानी तरतीब में ना सिंपल, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट, तो इसका मतलब है परफेक्ट थर्ड वाले हैं। और हम फार्मूला जो फॉर्म्स यूज़ करने का फार्मूला है वो उसको बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उन तमाम में परफेक्ट टेंसेज में थर्ड फॉर्म लगती है, क्योंकि थर्ड वर्ब विद थर्ड फॉर्म, थर्ड टेंस विद थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। तो यही तो वो तीनों टेंसेज हैं जिनमें थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये देख लें, बिल्कुल थर्ड वर्ब, थर्ड वर्ब, थर्ड वर्ब, तीनों में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करना चाहें तो इनको इंग्लिश में यूज़ करना चाहें तो कैसे यूज़ करेंगे? वो खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड। और नेगेटिव बनाने का क्या तरीका बताया था? मैंने बताया था आपको, बड़ा ही आसान बताया था कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। अब इनमें हेल्पिंग वर्ब ये वाले हैं तो ये आराम से हो जाएगा, ही हैज़ नॉट प्लेड आ जाएगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देंगे, वो बन जाएगा हैज़ ही प्लेड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा? हैज़ ही नॉट प्लेड। और पास्ट परफेक्ट में आ जाए तो वो बन जाएगा हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और वो बन जाएगा ही हैड ऑलरेडी प्लेड। इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा? ही हैड, नेगेटिव सॉरी, कैसे बन जाएगा? ही हैड नॉट ऑलरेडी प्लेड। और इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा? हैड ही ऑलरेडी प्लेड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा? हैड ही नॉट ऑलरेडी प्लेड। और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? विल हैव और शैल हैव लगना है और हमने मेन वर्ड विल को कंसीडर करना है और इधर शैल को कंसीडर करना है, और ये बन जाएगा ही विल हैव प्लेड, ही विल नॉट हैव प्लेड, और विल ही हैव प्लेड, विल ही नॉट हैव प्लेड। तो आप देख लें, विल को कंसीडर किया, हैव अपनी जगह पे ही रहा है और उसमें कोई चेंज नहीं आई, यानी हमने नॉट भी सब्जेक्ट के बाद लगाना है, हैव अपनी जगह पे रहेगा। तो इस ये हमारे हो गए परफेक्ट के टेंसेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 6 टेंसेज के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। ठीक है जी, चलें जी। अब हम बात करते हैं फोर्थ टेंसेज की, जिनको हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज। अब इसको भी हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, यानी एक प्रेजेंट का हो गया, एक पास्ट का हो गया और एक फ्यूचर का हो गया। अगर हम बात करते हैं उर्दू के फ़िक्रे की कि उर्दू का सेंटेंस किस तरह का बनता है इस टेंस, ऐसे टेंसेस में, तो वो बन जाएगा वो सुबह से खेल रहा है। अब इसमें एक बात बड़ी ही काबिल गौर है, अगर हम सेंटेंस यूज़ करते हैं वो खेल रहा है तो ये हो गया कंटिन्यूस टेंस। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ वो सुबह से, यानी टाइम या लिमिट की बात कर देता हूँ, बाकी बेशक सेंटेंस सेम ही रहता है, तो ये कंटिन्यूस नहीं रहा, ये बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है जिसमें टाइम वगैरह का जिक्र नहीं होता लेकिन पास्ट में कंटिन्यूस आ जाती है। मसलन वो खेलता रहा है, वो खेलता रहा है, ये भी सेंटेंस कहा जाता है, वो खेलता रहा है, इस तरह बन सकता है। अगर हम पास्ट में बात करें तो इसका ये बन सकता है वो सुबह से खेल रहा था या वो खेलता रहा था, एक ही बात आ गई। इसी तरह फ्यूचर की बात करें, वो सुबह से खेल रहा होगा, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है वो खेलता रहा होगा। यानी आपने टेक्निकल पॉइंट जो याद रखना है वो ये याद रखना है, मोस्टली स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन, खास तौर पर इंटर के स्टूडेंट्स जो पैराग्राफ आता है उसकी ट्रांसलेशन करते हुए या मैट्रिक स्टूडेंट ट्रांसलेशन करते हुए क्या करते हैं कि वो रहा था वगैरह को देख के ना, खेल रहा था, तो वो सिंपल कंटिन्यूस टेंस की यूज़, वो कंटिन्यूस टेंस यूज़ करने की कोशिश करते हैं।
तो स्टूडेंट्स आपने इस बात का ध्यान रखना है कि क्या उसमें कोई टाइम लिमिट वगैरह का जिक्र तो नहीं आ गया। अगर वो टाइम लिमिट का जिक्र आ गया तो फिर क्या होगा, वो सिम जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा और उसका हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसका खास ख्याल रखना है आपने। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इनके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में प्रेजेंट में आ जाता है। इस तरह का सेंटेंस आ जाता है, वो सुबह से खेल रहा है और इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हैज़ बीन और हैव बीन आ जाएगा। ठीक है। और पास्ट में आ जाएगा, क्या हैड की बजाय हैड बिन आ जाएगा। और फ्यूचर में आ जाएगा शेल हैव बिन और विल हैव बिन। याद रखने का और एक तरीका, आसान तरीका बताता हूँ। आपने जो पहले परफेक्ट टेंसेस पढ़े थे उनके हेल्पिंग वर्ब्स ये थे, हैज़, हैव, हैड, विल हैव और शेल हैव। अब इन टेंसेस के यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब बनाते हुए सिर्फ आपने बिन की एडिशन कर देनी है। ठीक है। जो हैज़ हैव था वो बन जाएगा हैज़ बिन और हैव बिन। हैड जो था वो हैड बिन बन जाएगा। शेल हैव बिन और शेल हैव जो था, विल हैव जो है वो शेल हैव बिन और विल हैव बिन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको साथ लेके चलना है। ठीक हो गया। ये इनके हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। अब रह गया मसला फॉर्म कौन सी यूज़ होनी है। तो स्टूडेंट्स थर्ड टेंस तो है नहीं कि जिनमें थर्ड फॉर्म यूज़ करें। पास्ट इंडेफिनिट तो है नहीं कि जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करें। और अगर ये चारों नहीं है तो फिर ऑलरेडी हमें पता है, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। और ये देख लें, फर्स्ट वर्ब प्लस आई एन जी, फर्स्ट वर्ब प्लस आई एन जी, फर्स्ट वर्ब प्लस आई एन जी। अब आई एन जी कहाँ से आ गया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिस टेंस के नाम के साथ भी कंटिन्यूस का वर्ड जो होगा वो जो है वो आई एन जी शो करेगा। ठीक होगी बात। दैट इज़ वेरी सिंपल। अब एक बात का खास ख्याल रखना है इसमें, और वो ये याद रखना है, सिंस और फॉर का यूज़। जब एक फिक्स टाइम बता दिया जाता है, मसलन मॉर्निंग, सुबह से, 10 बजे से, कल से, तो यहाँ आ जाता है सिंस। और अगर फिक्स टाइम नहीं होता, यानी फिक्स टाइम नहीं होता, यानी काउंट किया जाता है टाइम को, काउंट काउंट जिसमें काउंटेबिलिटी होती है, मिसाल के तौर पर 2 घंटों से, 2 दिनों से, 4 सालों से, तो इस सूरत में फार आ जाएगा। मैं ये दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो ये कि अगर फिक्स टाइम आ जाता है सुबह से, कल से, 10:30 बजे से, तो सेंस। और अगर काउंट कर देते हैं हम जो फिक्स में नहीं होता, जिसकी यानी फिक्स टाइम जिसमें नहीं होता, मसलन 2 घंटों से, 10 मिनट से, 5 सालों से, जिनको काउंट करके बताया जा सकता है, यानी जिनमें फिक्स नहीं होता, तो उसमें हम लोग जो हैं वो लगा देते हैं, फॉर लगाते हैं। अब इनकी इंग्लिश करते हुए बड़ा आसान है, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं। फॉर्म का मसला पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का पहले ही मसला सॉल्व कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम। लाइक अगर मैं बोलता हूँ वो सुबह से खेल रहा है, तो बन जाएगा ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, ये आपके सामने है, ही हैज़ नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा, ये आपके सामने है जी, कि हैज़ ही बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा, हैज़ ही नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक होगी बात। अगर हम पास्ट की बात करें तो वो सुबह से खेल रहा था, ही हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और इंट्रोगेटिव, हैड ही बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैड ही नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और ये स्टूडेंट्स मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जब भी हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड पे डिपेंड कर रहा होता है या 3 वर्ड पे डिपेंड कर रहा होता है, तो आपने क्या करना होता है, जो मेन वर्ड पहला होता है, जिस तरह ये हैड है, इसको आपने लगाना होता है स्टार्ट में। ठीक होगी बात। और सब्जेक्ट के बाद जो है वो बिन यूज़ करना है आपने। अब उसके बाद यानी और नॉट लगाते हुए भी सब्जेक्ट के बाद लगाना है, बिन अपनी जगह पे ही रहेगा। अच्छा, अब इसको अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी आप देख लें, बड़ी आसान सी बात है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है शेल हैव बिन और विल हैव बिन। और अब हम ट्रांसलेशन करें तो वो बनेगा ही विल हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव बनाते हुए क्या करेंगे, विल जो मेन वर्ड है उसके बाद नॉट लगाना है ना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो मेन वर्ड होते हैं उनके बाद नॉट लगाना है। जिस तरह शेल है, इधर विल है, उनके बाद ही नॉट लगाना होता है। तो ये बन जाएगा ही विल नॉट हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव बनाते हुए क्या करेंगे, विल को स्टार्ट में लगा देंगे और ये बन जाएगा विल ही हैव बिन प्लेइंग। इंट्रोगेटिव बनाते हुए विल ही हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों ऐड करने हो तो क्या बनेगा, विल ही नॉट हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस हिसाब से हम इसको कर लेंगे कि विल ही नॉट हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
तो स्टूडेंट्स बड़ी आसान सी बात हो गई। बस इम्पॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली है, एक तो उर्दू का स्ट्रक्चर याद रखना है आपने, यानी इसमें सिंपल कॉन्टिन्यूज़ में और इसमें फ़र्क ये होता है, ये दोबारा बता देता हूँ मैं, कि इसमें टाइम लिमिट हो जाता है या इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, वो खेलता रहा है, वो खेलते रहे थे, वो खेलता रहा होगा, इस तरीके से यह जो है ना वो सेंटेंस बन जाता है। ठीक है जी। और सिंस फॉर का भी यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जब टाइम फिक्स होता है सुबह से, कल से, 10 बजे से, तो सिंस यूज़ होता है। और अगर काउंट कर दिया जाते हैं टाइम को, घंटों टाइम को, 2 घंटों से, 10 मिनट से, 3 सालों से वगैरह वगैरह, तो फिर फॉर यूज़ करते हैं। इसके साथ ये हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस भी ख़त्म हो गए। इसके बारे में भी आई डोंट फील कि कोई ऐसी प्रॉब्लम रह गई है जो हमने डिस्कस ना की हो। उसके बाद हमारा जो लास्ट में आ जाते हैं, जिसको बेसिकली ये स्टार्ट में होने चाहिए थे लेकिन मैं इनको लास्ट में लेके आया हूँ, और उसकी एक ख़ास वजह है। और इसकी एक ख़ास वजह जो है वो ये है कि चूंकि एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस हैं जो बार बार यूज़ होने वाले हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टेंसेस हैं। सेकेंडली इसकी रीज़न ये है कि वो जितने भी आपने जब कॉन्टिन्यूस टेंसेस पढ़े तो तीनों एक ही मेथड में थे, परफेक्ट टेंसेस पढ़े तो वो तीनों एक ही मेथड में, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस पढ़े तो आपने वो भी एक ही मेथड में थे। ठीक हो गया। लेकिन ये इंडेफिनिट टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों अलग अलग हैं। अब कैसे? हम सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट जो है वो कोई हैबिट या शो करता है, या कोई हैबिट या रूटीन मैटर शो करता है। मसलन वो खेलता है, यानी एक दफ़ा नहीं खेला, इट्स अ रूटीन। वो स्कूल जाता है, वो मेरी माँ खाना पकाती है। अब आप इसमें देखें, सब में एक हैबिचुअल चीज़ आ रही है, रूटीन वर्क शो हो रहा है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसका हेल्पिंग वर्ब जो याद रखना है आपने, डू और डज याद रखना है। और ख़ास बात इसमें ये याद रखनी है कि जो डू होता है वो आई और प्लूरल के साथ लगता है, और डज जो होता है वो ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ लगता है। अब हम जब फॉर्म की यूज़ करें बात, तो फॉर्म तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और जिनके जो सिंगुलर होते हैं, ठीक है, जो सिंगुलर होते हैं, मसलन ही, शी, इट या सिंगुलर, तो इनके साथ जो होता है ना वो एस या ई एस भी लगता है। याद रखना है इस बात को। ठीक हो गया। एस या ई एस की भी एडिशन होती है, लेकिन जब हम वो सब्जेक्ट जो प्लूरल होते हैं या आई होता है उसके साथ हम एस या एस की एडिशन नहीं करते। मसलन अगर मैं कहता हूँ वो खेलता है, तो इसका सिंपल सा है, ही लगाना है, तो ही के साथ क्या बनेगा, ही प्लेज, एस की एडिशन होगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वो खेलते हैं, तो अब मैं एडिशन नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा दे प्ले। ठीक हो गया। अब हम इसी को वो खेलता है, इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं, ही प्लेज, ही डज नॉट प्ले, डज ही प्ले और डज ही नॉट प्ले। इस तरीके से हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। अब पास्ट की बात करें तो वो पास्ट के इवेंट को शो करता है, वो खेले। हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होता है वो डिड यूज़ होता है, और फॉर्म एक ही टेंस ऐसा है और वो यही है, पास्ट डेफिनेट, जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है और वो बन जाती है सेकंड वर्ब। और वो भी पॉजिटिव में। कैसे? जब मैं पॉजिटिव करूँगा, वो खेले, वो खेला, तो वो बनेगा ही प्लेड। और इसको नेगेटिव करूँगा तो डिड यूज़ होगा, तो उसके बाद डिड चूँकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू और डज की, लिहाजा सेकंड फॉर्म फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लेड से प्ले हो जाएगा, ही डिड नॉट प्ले। इंट्रोगेटिव बन जाएगा डिड ही प्ले, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा डिड ही नॉट प्ले। अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर डेफिनेट में, उसमें आ जाएंगे तो वो बनेगा वो खेलेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज़ होते हैं। आई और वी के साथ शैल होता है और बाकियों के साथ विल होता है। लेकिन कभी कभी ये उल्ट इस तरह हो जाती हैं कि अगर हम किसी को थ्रेट करें या किसी बात पर एम्फिसाइज करें, जोर दें, तो ये उल्ट हो जाता है। मसलन अब देखें, अब अगर मैं ये कहता हूँ कि वो लाहौर जाएगा, तो मैं बोलूँगा ही विल गो टू लाहौर। और अगर मैं कहता हूँ ही शैल गो टू लाहौर, इसका मतलब है कि वो लाहौर जा के छोड़ेगा, यानी ज़रूर जाएगा। तो अब हम फर्स्ट वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो इन ट्रांसलेशन करते हुए क्या करेंगे, ही विल प्ले और ही विल नॉट प्ले, विल ही प्ले और विल ही नॉट प्ले। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे
एक ही वीडियो में मेरे वादे के मुताबिक मैंने 12 टेंसेस को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। नो डाउट कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये इनका डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। मैंने चूँकि 12 टेंसेस को एक ही वीडियो में डिस्कस किया है, इसलिए बहुत डिटेल में जाना मुमकिन नहीं था। आई होप कि आपको ये मेरा सिंपल मेथड याद रहेगा। आप जो है वो लो लेवल के स्टूडेंट्स, आई मीन जो बिगनर्स हैं, वो इनको अच्छे तरीके से समझें। बड़े सान लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया है, कोई मुश्किल टर्म यूज़ ही नहीं की, बच्चों की तरह समझाया है, ख़ुद बच्चा बन के बच्चों की तरह समझाया है, आसान सी चीज़ें समझाई हैं ताकि आपके बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और लिखते हुए बोलते हुए आप इन चीज़ को कंसीडर करें। ठीक है जी। मेरे चैनल को डिस्क्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें ये चीज़ हो जाती है कि आज मेरा ये पहला लेसन है, उसके बाद जो है वो हमारे बाकी मेथड ग्रामेटिकली ये मेरा कोर्स चलेगा। ग्रामर के तमाम पोर्शन इंशाल्लाह हर वीडियो में नए से नई चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट में पैसिव वॉइस आ जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, उनकी करेक्शन आ जाएगी, नाउन की टाइप एटसेट्रा, सब चीज़ें आस्ता आस्ता कंटिन्यू होती रहेंगी और चलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।